नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम सामान्य हिंदी भाषा तथा व्याकरण का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें टोटल जो है 32 क्वेश्चन थे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इसमें 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझकर याद कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? तो ये राजस्थानी भाषा से संबंधित है। मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? तो राजस्थानी उपभाषा वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? तो कोंकणी जो है ये हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? तो कोंकणी जो है हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सत्य है? तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। निम्न में से कौन सत्य है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पर्ण हुई है? तो भाष शब्द से हुई है। भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पर्ण हुई है? तो भाष शब्द से हुई है। इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? तो संस्कृत शब्द जो है वो फारसी का नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? तो संस्कृत जो है फारसी का शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? तो अपभ्रंश को जो है आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? तो अपभ्रंश को जो है आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठ रूप का विकास का क्रम क्या है? तो इसके विषय में जो है पश्चिमी भारत से है। प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठ रूप का विकास क्रम क्या है? पश्चिमी भारत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाली को भाषा भी कहा जाता है। कौन सी भाषा कही जाती है? देश भाषा। पाली को भाषा भी कहा जाता है। कौन सी भाषा? देश भाषा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? तो पाली को कहा जाता है। मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? पाली को जो है भाषा कहा जाता है। मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? पाली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की? तो प्राकृत तथा अपभ्रंश की। मित्रों, ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे सेलेक्ट किए हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जो मित्र हमारे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और जो स्टडी ग्रुप हो आपके मित्रों के, उन पर जो है इसको शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आपके साथ उनको भी इसका लाभ हो सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं, आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की? तो प्राकृत तथा अपभ्रंश की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन प्राकृत का भेद नहीं है? तो कोसली जो है प्राकृत का भेद नहीं है। निम्न में से कौन प्राकृत का भेद नहीं है? तो कोसली जो है प्राकृत का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो शिवपूजन सहाय की है। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द का प्रयोग
सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ था? तो फारसी में हुआ था। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ था? फारसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? तो इंदिरा गांधी जी की जो है मातृभाषा हिंदी नहीं थी। निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? इंदिरा गांधी की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन रचनाकार अवध क्षेत्र का नहीं था? तो जैनेन्द्र जी जो थे अवध क्षेत्र के नहीं थे। कौन रचनाकार अवध क्षेत्र का नहीं था? तो जैनेन्द्र जो है अवध क्षेत्र के नहीं थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो ये अवधी की है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो मगही बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो मगही बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली बात प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? तो कामता प्रसाद गुरु जी का है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली बात प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? कामता प्रसाद गुरु जी का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहा जाता है परिनिष्ठ भाषा। क्या कहा जाता है? परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं शब्द। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भाषा देश की जनता की जागृत से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह कहलाती है राष्ट्रभाषा। जो भाषा देश की जनता की जागृत से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वो क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? तो अमीर खुसरो ने जो है हिंदी भाषा को हिंदवी कहा। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? तो अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? तो जो है बघेली जो है बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली जो है बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो कन्नौजी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो कन्नौजी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों को की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो उर्दू की नहीं है। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? ये उर्दू की देवनागरी लिपि जो है नहीं है। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? उर्दू की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तो तमिल भाषा की लिपि है द्राविड़। निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? द्राविड़। कौन सी है? द्राविड़ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो दक्षिणी जो है हिंदी की उपभाषा
नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो दक्षिणी हिंदी की उपभाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षेत्रीय बोली कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसे क्षेत्रीय बोली कहा जाता है। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय बोली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी कौन सी? ब्रज भाषा। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीर खुसरो की राज रचनाएं किस बोली में रचित हैं? तो ये इसकी खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 436। भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 436 निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन ये पूरा हो गया। 65 क्वेश्चन हो गए टोटल। हमने जो है इसके 2 वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो जो है उसमें 32 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें फाइनली 65 क्वेश्चन टोटल मिला के जो है इसके 65 क्वेश्चन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कोशिश ये करते हैं कि स्पीड में इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? राजस्थानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? तो कोकाड़ी जो है भाषा हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सत्य है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। अगला क्वेश्चन है। भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? तो भाष शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? तो संस्कृत शब्द फारसी का नहीं है। अगला देख लेते हैं। निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? तो अपभ्रंश को जो है आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास क्रम क्या है? पश्चिमी भारत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित हैं? तो 5 भेद प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाली को भाषा भी कहा जाता है कौन सी भाषा? देश भाषा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? पाली भाषा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की? तो प्राकृत तथा अपभ्रंश की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन प्राकृत का भेद नहीं है? तो कोशाली जो है निम्न में से प्राकृत का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो शिवपूजन सहाय जी की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ था? तो ये फारसी शब्द में हुआ था, फारसी भाषा में हुआ था, सॉरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? तो इंदिरा गांधी जी की जो मातृभाषा हिंदी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है। कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था? तो जैनेन्द्र जो है अवधि क्षेत्र के नहीं थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो अवधि की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो मगही बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली बात प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? तो कामता प्रसाद गुरुजी का है। अगला क्वेश्चन। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहा जाता है परिनिष्ठित भाषा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहा जाता है शब्द। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भाषा देश की जनता की जागृत से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती वह कहलाती है राष्ट्रभाषा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? तो अमीर खुसरो ने।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली जो है बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो कन्नौजी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो उर्दू की नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तो द्राविड़ जो है तमिल भाषा की लिपि है। अगला, निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो जो है दक्षिणी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा का वह रूप जिसके प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहा जाता है क्षेत्रीय बोली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? तो ये खड़ी बोली में रचित हैं। तो मित्रों, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 436। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।